वार किए गए थे। करीब ही ढेर सारा खून पड़ा था। इसके कदम सुस्त पड़ गए। दिल में ढेरों दुख उतर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते शेरू के करीब आया और पंजों के बल जमीन पर बैठा दुख से इसे देखने लगा। वो इसका बहुत पुराना और वफादार दोस्त था। वो हमेशा इसके लिए बेहतरीन गोश्त, बेहतरीन दूध मंगवाता था। वो बहुत खूनखार था, मगर बदर की आंख का इशारा समझता था। इसे याद था जब वो इसे बांध कर गया था तो इसकी हिदायत सुनकर वो कितनी समझदारी से बैठ गया था, जैसे वाकई वो किसी को अंदर नहीं जाने देगा। वो एकदम चौंका। इसे याद आया इसने शेरू को कब्रिस्तान के बाहर बांधा था ताकि वो किसी को अंदर दाखिल ना होने दे। इसे अंदाजा था कि कब्रिस्तान का भूत फाटक खोलकर अंदर दाखिल होता था। वो चाहता तो छोटी सी चार दीवारी को फांद कर भी जा सकता था, मगर जाने की वो हमेशा फाटक इस्तेमाल करता था। इसने इसलिए कुत्ते को बाहर बांधा था, जबकि अब इसकी जंजीर खुली पड़ी थी, जैसे किसी ने हाथ से खोली हो, ना कि शेरू ने तुड़वाई हो। करीब ही ताज़ा मट्टी के खुदाई का निशान था। बात कुछ समझ में न आई थी। क्या वजह थी? कुत्ते को भूत ने खोल दिया था। इसने बगौर देखा शेरू की लाश पर चंद कदम दूर गोश्त का एक टुकड़ा पड़ा था। इसके साथ एक फाख्ता और दो गुलहरियां मरी पड़ी थी। बात इसकी समझ में आने लगी। चोगा पोश को यकीनन कुत्ते की बाबत इल्म हो गया था कि वो जहरालूद गोश्त साथ लाया था। इसने यकीनन इसके सामने गोश्त फेंका था। शेरू गोश्त को देखकर तड़प कर आगे बढ़ा होगा और गोश्त को शायद इसने सूंघा भी हो, मगर जैसे ही चोगा पोश अंदर दाखिल होना चाह रहा होगा, अपने मालिक की हिदायत के पेश नज़र वो लपक कर इसको रोकने लगा होगा तो अपने दिफा में भूत ने इसे मार डाला होगा। गोश्त पड़ा का पड़ा रह गया। गुलहरियां और फाख्ता इसका शिकार बन गई। फिर ये खुली जंजीर। गौर से मट्टी को देखने लगा। फाटक के करीब मट्टी की छोटी ढेरी थी। साथ खुदाई का निशान था, जैसे पिछली रात ताज़ा खुदाई की गई हो, यानी कि भूत ने कुत्ते को मारने से पहले खुदाई भी की थी। और जब कुत्ता भौंकने लगा, इसके पीछे पड़ गया तो इसने जाते जाते कुत्ते का काम तमाम करना मुनासिब समझा। मगर क्यों? इसे कुत्ते से क्या खतरा था? वो आराम से दीवार फांद कर भी तो जा सकता था। इसने कुत्ते को मारना क्यों ज़रूरी समझा? शायद इससे डर हो के कुत्ता इसकी बू पा गया है। इसने कुत्ते को जहर आलूद गोश्त से मारना चाहा और कुत्ते ने हमला कर दिया और इसने अपने बचाव में कुत्ते को कत्ल कर डाला। वो इधर उधर ज़मीन पर गौर से देखता फाटक तक वापस आए। चूंटियां शेरू की लाश के इर्द गिर्द रेंग रही थी। शेरू की गर्दन पे खून जम चुका था। इसने झुककर शेरू का मुंह खोला। कुछ मालूम ना होता था इसने चोगापोश को काटा है कि नहीं, क्या करे। फिर वो ठहर गया। शेरू के पंजों पर नाखूनों के अंदर गोश्त के रेशे फंसे थे। ये मामूली खून भी जमा था, यानी शेरू ने भूत पे पंजों से हमला किया था और ये हमला इतना शदीद था कि खून इसका शेरू के पंजों पर भी लग गया था। और खून इसका अपना खून ना था, इसके साथ रेशे भी थे, यानी इस वक्त चोगापोश की जिस्म पे कुत्ते के कांटे का निशान मौजूद था। वो इधर उधर फिर से देखने लगा। इसके नौकरों ने कदमों के खुरे तबाह कर डाले थे, वरना इसे उम्मीद थी कि इस सूरत हाल के बाद चोगापोश को खुरे मिटाना याद नहीं रहे होंगे। फाटक के बाहर दाएं तरफ बिलाखिर इसे 3 कतारों में खड़े खुरे नजर आ गए। इसके आगे पीछे के खुरे तबाह हो चुके थे। वो इन्हें गौर से देखने लगा। वो कदमों के खुरे थे, जूती के नहीं। दाएं पांव का खुरा साफ था, बाएं पांव का खुरा आधा था, जैसे चोगापोश बस एड़ी पर जोर देकर पंजा उठाए चल रहा हो। क्या वो लंगड़ा था? मगर नहीं, शायद वो लंगड़ा कर चल रहा था। यकीनन शेरू ने इसकी टांग पर जख्म दिया था और जख्म यकीनन टांग के खासे नीचे हिस्से पर या पांव पर था, चूंकि बाएं खुरों पर खून के 3 कतरे गिरे थे। जख्म शदीद था। वो खुरा किसका था ये सिर्फ कोई खोजी ही बता सकता था, मगर खोजी पुलिस का आदमी था। वो नादिर शाह के अब किसी बंदे पर भरोसा ना कर सकता था। बहरहाल मरते मरते भी शेरू अपना काम कर गया था। इसे अब गांव में किसी ऐसे शख्स को ढूंढना था जिसके पांव या पिंडली पर ताज़ा जख्म हो या जो लंगड़ा कर चलता हो। शेरू ने मरते मरते भी वफादारी निभा दी थी। हकीम जी अंदर है मासी। इसने सबसे पहले मासी नज़ीरा का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोला और आंखें मलते हुए इसे देखा। शायद वो अभी सोकर उठी थी। बदर बाबू वह हैरान हुई और वो बहुत कम इधर आया करता था। हाँ जी हकीम अंदर है, आओ अंदर आओ। वो इसे बैठक में ले कर आई। बैठो मलिक साहब। वो कपड़े से जगह झाड़ने लगी। खैर ना लाए हो? हाँ जी। वो सोचते हुए बैठ गया। बस हकीम जी से काम था। मासी नज़ीरा दरवाजे तक जाती ठटक कर पलटी। कैसा काम? एक मरीज का पूछना। वो इधर आया था शायद? किस वेले? कल रात। वो हैरान सी सोच में पड़ गई। रात तो बस मौलवी गफूर की बीवी आई थी, बच्चे की दवाई ले रही, से यरकान था। तुम हकीम जी को बुला लाओ, शायद इन्हें इल्म हो। इसने बेचैनी से पहलू बदला। वो इधर इसलिए आया था क्योंकि बेली में हकीम जी कुत्ते के कांटे का इलाज करने वाले वाहिद हकीम थे। अगर चोगापोश भूत को शेरू ने काटा था तो यकीन इधर ही आया होगा। दूसरी सूरत यह थी कि वो शहर चला जाता।
اور وہ یہ بھی کر سکتا تھا، لیکن اگر وہ بھوت جوگی شیکر ہی تھا تو لازماً ادھر ہی آتا۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی تو وہ بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ حکیم جی اندر آئے، اندر داخل ہوئے۔ 50 سے اوپر کا سن تھا، ڈھل کے کندھے، سر پہ ٹوپی اور شانے پہ صافہ، لاغر سا استخوانی وجود۔ اسے دیکھ کر گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ کیسے آئے پتر؟ پھر بیٹھتے ہوئے بولے، نیک بخت بتا رہی تھی کہ کسی مریض کا پوچھنا تھا۔ ہاں جی، وہ بے چینی سے بولا، کل رات کوئی شخص کتے کے کاٹے کا زخم پنڈلی یا پاؤں پر لیے آیا تھا؟ کل رات؟ وہ حیران ہوئے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر سے سوچ کر بتائیے۔ اسے ڈر تھا کہ اس نے رشوت دے کر حکیم کا منہ نہ بند کر دیا ہو۔ نہیں، کل رات تو کوئی نہیں آیا، بس مولوی غفور کے بچے کو یرکان۔ وہ پوری بات سنے بغیر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ شکریہ حکیم جی، چلتا ہوں۔ حکیم جی ہیں کرتے رہ گئے۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اگر وہ حکیم جی کے پاس نہیں آیا تو یقیناً اس کے پاس خود کوئی توڑ ہوگا یا وہ شہر گیا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے جوگی شیکر کے پاس توڑ ہو، وہ دوا دینے کا بھی کام کرتا ہے، لیکن وہ شہر گیا تو پھر جان کارلوس ہو سکتا تھا۔ جانے کیوں بار بار اس کا ذہن بھٹک کر جان کارلوس کی طرف جاتا تھا۔ وہی جو شیکر کے قتل میں ملوث تھا، وہی تھا جو اس رات قبرستان میں تھا۔ اس نے مایا کو دھمکی دی اور یہی دھمکی بھوت نے بھی دی تھی۔ اسے اب ان دونوں افراد کو اثر نو چیک کرنا تھا۔ حویلی واپس آ کر اس نے ایک رکا لکھا، میں قبرستان کے بھوت تک پہنچ چکا ہوں، شام تک ضرور حاضر ہو کر بتاؤں گا۔ رکا ملازم کو دے کر مایا کی طرف روانہ کیا۔ اب اس کا رخ شیکر کی کٹیا کی طرف تھا۔ آج پھر اس کا چیلا بیٹھ بیٹھا تھا۔ وہ اس کے قریب گیا۔ بابا سے ملنا ہے، منگل تو کل گزر گئی، اس نے کہتے ہوئے چند سکے نکالے اور انہیں ایک تھیلی سے دوسری تھیلی میں منتقل کیا۔ سکے کھنک اٹھے۔ چیلے نے بے اختیار ادھر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ کہو تو اگلی منگل کو آ جاؤں؟ نہیں نہیں، تمہارے لیے وقت نکل سکتا ہے، بہت بہتر۔ اس نے سکے اس کی جھولی میں ڈالے اور وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ خیمے میں آج بھی وہی تعفن پھیلا تھا۔ کپڑوں کی دیواروں پر الٹے سیدھے حروف لکھے تھے۔ ایک کونے میں ہنڈیا جل رہی تھی، جانے اندر کیا پک رہا تھا۔ شیکر بابا چوکڑی مارے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ وہ ایک نظر اس کے چوکے کے اندر چھپے پاؤں پہ ڈال کر مودب سا بیٹھ گیا۔ بول، کیا مانگتا ہے؟ اپنی بیوی کو حضور کے پاس علاج کے لیے لانا چاہتا ہوں۔ اس دن لایا تھا، اگر سرکار کو یاد ہو۔ جوگی نے آنکھیں کھولی اور اگلے ہی پل اسے پہچان لیا۔ اس کی لال انگار آنکھوں میں نمک سی دوڑ گئی۔ ہاں ہاں، یاد ہے، آگے بول۔ پھر اس کے پیچھے خیمے کے دروازے کو دیکھا۔ بیوی کہاں ہے؟ وہ نہیں آئی، وہ آپ سے علاج کروانے سے ہچکچاتی ہے حضور۔ اب کے جوگی نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ سرکار؟ وہ قدرے آگے کو ہوا۔ میری بیوی کہتی ہے میں جسم گدوانے والے سے اپنا علاج کیوں کر کروا سکتی ہوں؟ ہائے، ہم اپنا جسم نہیں گدواتے۔ پر سرکار، وہ کہتی ہے، اس نے خود دیکھا ہے، آپ نے اپنی بائیں ران گدوا رکھی ہے۔ وہ کہتی ہے جب تک اسے تسلی نہ ہو جائے ایسا نہیں ہے، وہ نہیں آئے گی، اسے وہم وہ ہوتے ہیں۔ نہیں، کدھر؟ جوگی نے پریشان سا ہو کر چوگا اپنی سوکھی سڑی پنڈلی سے سامنے کی۔ بدر نے بے اختیار گردن اونچی کر کے دیکھا۔ اس کی پنڈلی بالکل صاف تھی، نہ کتے کے کاٹے کا کوئی زخم تھا، نہ ہی گدوانے کا نشان۔ ٹھیک ہے سرکار۔ وہ جیسے نتیجے پہ پہنچ گیا، میں شام کو اس کو لے کر آؤں گا، اجازت دیجیے۔ وہ تو اس کا اندازہ ٹھیک تھا، چوگا پوش کوئی اور نہیں تھا بلکہ جان کارلوس تھا۔ اب اسے صرف اور صرف اپنے شک کو بلکہ یقین کی تصدیق کرنی چاہیے تھی۔ آج شاید قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ جیسے گھوڑے پر سوار گاؤں سے نکلا، جان کارلوس اپنے گھوڑے پر سوار سامنے کچی سڑک سے آتا دکھائی دیا۔ بدر کو لگا کہ آج ساری گتھی سلجھ جائے گی۔ ڈی سی بہادر! اس نے گھوڑا روک لیا اور مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ یقین کیجیے مہاراج، میں ابھی آپ سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ کہو ملک، کوئی خاص کام ہے؟ جان کارلوس نے بھی گرم جوشی دکھائی۔ وہ دونوں کچی سڑک کے وسط میں آمنے سامنے گھوڑوں پر تھے، اطراف میں بیلی کے درخت سر اونچا کیے کھڑے تھے۔ آپ کو کچھ دکھانا تھا مہاراج؟ اس نے ذرا کی ذرا نگاہ جان کارلوس کی پتلون میں چھپی بائیں ٹانگ پر ڈالی۔ پاؤں میں بوٹ اور جرابیں تھی اور اوپر کوٹ اور سر پہ ہیٹ۔ ارے وہ کیا؟ کارلوس متجسس ہوا۔ نہر میں مجھے کچھ دکھائی دیا ہے، تھانے دار پہ بھروسہ نہیں ہے، سو آپ کو زحمت دوں گا۔ یوں لگا جیسے کسی واردات کا سراغ مل گیا۔ اب میرے ساتھ چلیے۔ وہ بار بار ایک چور نگاہ اس کی ٹانگ پر ڈالتا تھا۔ کیوں نہیں؟ کارلوس تیار ہو گیا، ابھی چلو۔ وہ دونوں اپنے گھوڑے سے آگے نیچے نہر کے قریب آ گئے۔ کارلوس متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ क्षमा کیجیے مہاراج، آپ کو زحمت ہوگی مگر آپ کو اترنا پڑے گا۔ ہاں کیوں نہیں؟ کارلوس ہیٹ سنبھالتا گھوڑے سے اتر گیا۔ اس کی چال سے کچھ ظاہر تو نہیں ہوتا تھا مگر اصل انداز اس کی پنڈلی دیکھ کر ہی کیا جا سکتا تھا۔
इधर आइए। बदर नहर में उतर गया और पानी में हाथ मारने लगा जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। कार्लोस मुतज़ब्ज़ब सा किनारे पे खड़ा था। आ जाइए महाराज, मुझे यहाँ खून नजर आया था, यकीनन कोई इलाज करीब ही है। इससे आगे कार्लोस को कुछ कहने की ज़रूरत ना थी। अच्छा कहकर वो पानी में उतरने के लिए तैयार हो गया। बदर पानी में हाथ रोककर इसे देखने लगा। इसे मालूम था कि जान कार्लोस जैसा फरंगी बहादुर पतलून ऊपर चढ़ाकर ही पानी में उतरेगा और यही इसे देखना था। कार्लोस झुका और पतलून ऊपर मोड़ने लगा। दाई पिंडली सामने आई। अब वो जूते उतारकर बाएं तरफ की पतलून ऊपर तय कर रहा था। बदर हाथ रोके दम साधे इसे देख रहा। फिर इसे हैरत का शदीद झटका लगा। कार्लोस की सुर्ख और सफ़ेद टांग बिल्कुल साफ थी। हल्के से सुनहरी बालों के रुए के अलावा कोई किसी किस्म का निशान ना था। इसका दिमाग भग से उड़ गया। फिर वो कौन हो था? कार्लोस अब पानी में उतर रहा था। बदर को एकदम ही वो बेहद मासूम नजर आने लगा। वो तो बेकसूर ही था। भूत तो कोई और था, यकीनन अब तक गांव से भाग चुका था। अब वो माया को क्या बताएगा? इसने तो भूत पकड़ने का दावा कर दिया था। शदीद शर्मिंदगी, ज़िक और मायूसी ने इसे आन घेरा था। वो फिर से वहीं खड़ा था जहाँ पहले था। कोई सुराग, कोई सिरा, कोई निशान इसके हाथ ना था। बहुत मुश्किल से कार्लोस से जान छुड़ाकर वो राजपूतों की हवेली में आया। हवेली खामोश और वीरान पड़ी थी। इसके मकीन अंधी दुश्मनी और साजिशों की नज़र हो चुके थे। इस लम्हे इस आलीशान हवेली के सामने खड़ा इसे ठाकुर रघुनाथ पे बेइंतहा तरस आया। कितनी ही देर वो बड़े बड़े फाट के सामने खड़ा रहा। वो दहलीज इसने कभी पार ना की थी, फिर आज कैसे करता? तब इसे बालकोनी में वो सोगवार बैठी सुनहरी बालों वाली लड़की नजर आई। वो बालकोनी में कुर्सी डाले गोद में ऊन के गोले से सराइयों पे कुछ बुन रही थी। एक बार की निगाह उठाकर नीचे देखा तो चेहरा खुशी से खिल उठा। वो जोर जोर से वो किसी को आवाज़ देने लगी। फिर मुस्कुराकर बदर को देखा और जवाबन मुस्कुरा भी ना सका। इसे अजीब सी खिफत हो रही थी। वो माया को क्या जवाब देगा? रूपवती भागती भागती आई और फाटक खोला। मेम साहब आपको ऊपर बुलाती हैं। वो इससे इनकार ना हो सका। हवेली वीरान हो गई थी। फिजा सोगवार थी और दीवारें मातम कुना थी। वो सीढ़ियाँ अबूर करता माया के कमरे तक आया तो रूपा वापस पलट गई। धीरे धीरे चलते हुए कमरा अबूर करके वो बालकोनी तक आया और सलाइयाँ अभी तक माया के हाथ में थी। इसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ी हुई तो ऊन का गोला जमीन पर गिर गया। आओ बैठो। यकीनन इसके आने से वो खुश थी। बदर मुश्किल मुस्कुरा पाया। कैसे हो? ठीक हूँ। इसने सर झुका लिया। वो इसे क्या जवाब देगा? तुमने तो भूत का सुराग लगा लिया। वो भी सबरी से पूछने लगी। मैंने पीछा तो किया था मगर वो सर झटक कर मुंडेर के इस पार देखने लगा। दूर खेतों के ऊपर सूरज की सुर्ख सी गेंद नीले आसमान पे वाज़ेह थी। चिड़ियों के गोल उड़कर अपने आशियानों की तरफ पलट रहे थे। मगर क्या तुमने किसका पीछा किया? शेखर का? हाँ, मगर मैं जान कार्लोस से भी मिला। वो अब तक दूर होती चिड़ियों को देख रहा था। तो क्या वो भूत कार्लोस है? वो बेसब्री से खड़ी हुई तो ऊन का गोला जमीन पर लड़कता चला गया। धागा खुलता गया। माया ने झंझलाकर इसे पकड़ना चाहा मगर गोला दूर जा रहा था। ठहरो। वो गोले के पीछे गई और बालकोनी के कोने पर जाकर रोका। वो झुककर इसे उठाया तो बदर गर्दन मोड़कर इसे देखने लगा। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? वो गोला उठाकर वापस आ रही थी तो बदर भूल गया कि वो क्या कह रहा था। वो क्या कहने आया था। वो सारा दिन क्या करता रहा, इसे सब कुछ भूल गया था। वो बस एक टिक सामने का मंजर देखे गया। माया ऊन का गोला उठाए इसके करीब आ रही थी। बदर ने देखा कि वो लंगड़ा कर चल रही थी। दाएं पाँव पर जोर देती, बायां पाँव कदरे टेढ़ा रखकर चलती। वो वापस कुर्सी पर बैठी। गोला फिर से गोद में धरा और टांग पर टांग रख ली। नाइटी कदर ऊपर हो गई। इसकी बाई पिंडली झलकी जहाँ टखने से जरा ऊपर पट्टी बंधी थी। वो जैसे पत्थर का होकर आ गया। हाँ हाँ, तुम क्या कह रहे थे? कौन है वो भूत? वो इसी तरह आम से अंदाज में पूछ रही थी और सारी गुत्थियां सुलझ गई थी। बदर इसने पुकारा तो वो जैसे ख्वाब से जागा। वो भूत तुम हो माया। वो चोगापोश तुम हो जो रोज रात को जाती थी पुराने कब्रिस्तान। वो चोगा तुम्हारा है। तुम थी जिसने मंगल सिंह को मरते देखा। इसे अगर जिंदगी मौका देती तो वो मुझे बता देता कि वो भूत दरअसल शेखर की मेम साहब है, मगर वो कह ना सका। वो तुम थी माया। वो हमेशा से तुम थी। तुमने कल रात शेरू को मारा और ये भी जानती थी कि शेखर को किसने मारा। तुम जानती थी वो भूत ना गोपाल है ना जोगी है, मगर तुमने मुझे गलत रास्ते पर लगाया था कि मैं तुम पर शक ना कर सकूं। और इस रात जब गोपाल का खून हुआ तो तुम थी माया जिसने नादिर शाह का जुर्म देखा, और वो तुम थी माया। इसका दिमाग अभी तक साए साए कर रहा था। इतना बड़ा धोखा। वो खामोशी से इसका कहा गया एक एक लफ्ज़ सुनती रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, तो तुम्हें जान कार्लोस ने सब कुछ बता दिया।
کارلوس سب جانتا ہے مگر وہ سوچ کر حیران نہیں ہوا، اب کوئی چیز اسے مزید حیران نہیں کر سکتی تھی۔ جان کارلوس تمہارا کیا لگتا ہے؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں عجیب سی شکستگی اور اجنبیت تھی۔ مایا نے ہولے سے استہزائیہ سر جھٹکا۔ وہ خبیث بوڑھا میرا باپ ہے۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سامنے کھڑی عورت کون تھی وہ نہیں جانتا تھا، وہ تو کبھی جان ہی نہ سکا تھا۔ تم کون ہو مایا، تم کون؟ وہ اسی طرح سامنے کھیتوں کو دیکھ رہی تھی۔ نارنجی بادلوں کے سامنے سے اکا دکا پرندے اڑ رہے تھے۔ تم کیا جانتے ہو میرے بارے میں بدر؟ وہ بہت دیر بعد بولی تو آواز میں صدیوں کی تھکن تھی۔ یہی کہ تمہارا نام مایا فرنانڈیز ہے، تم فرنگی شہزادی ہو، تم شیکر کی محبت میں ہندوستان آئی۔ مایا نے آہستہ سے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ نہ میں شہزادی ہوں، نہ ہی شیکر کی محبت میں ہندوستان آئی تھی، اور نہ ہی میرا نام مایا فرنانڈیز ہے۔ اس کی سنہری آنکھوں میں بے پناہ تھکاوٹ تھی۔ میں تو لندن کے تھیٹر کی ایک اداکارہ ہوں بدر، میں تو برگنگھم کا شاہی محل آج تک اندر سے نہیں دیکھا، اور پھر سے سامنے دیکھنے لگی تھی۔ میں میری جان کارلوس عرف مایاوتی کون ہوں؟ ہندوستان کیوں آئی؟ یہی تو تم سے چھپانے کے لیے میں نے تمہیں ہر ممکن طریقے سے غلط راستے پر لگایا، اس لیے کہ مجھے تم سے خطرہ تھا۔ یقین کرو تم میرا کچھ بگاڑ نہ سکتے تھے۔ وہ یاسیت سے مسکرائی۔ بدر کو لگا کہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی، بلکہ صرف اس لیے جانتی تھی کہ جس دن تم جان جاؤ گے میں تمہارا اعتبار کھو دوں گی، پھر بھلے تمہیں اپنی محبت کا کتنا یقین دلاؤں، تم کبھی نہیں مانو گے کہ اتنے عرصے سے تمہارے ساتھ اداکاری کرنے والی لڑکی کو واقعی تم سے محبت ہے۔ اس نے اصراری انداز میں بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ موتیوں کی لڑی سے ہاتھ ٹکرایا تو اس نے چونک کر اسے انگلیوں کے بیچ تھاما اور کرب سے مسکرائی۔ میں نے بہت چھوٹی عمر میں چاقو دکھا کر لندن کی ایک سنسان گلی میں ایک امیر و کبیر عورت سے یہ موتیوں کی مالا لوٹی تھی، بعد میں مالا توڑ کر اسے بالوں میں پرو دیا۔ چوریاں، ہاں بہت چوریاں کی میں نے۔ وہ پھر سے وہیں ٹوٹی بکھری عام سی سادہ سی لڑکی لگنے لگی جو اس روز جنگل میں درخت کے کٹے تنے پہ بیٹھ کر رو رہی تھی۔ شہزادیوں کا نقاب جو اس نے چڑھا رکھا تھا جانے کدھر کھو گیا تھا۔ تم میری کہانی سننا چاہو گے؟ وہ جیسے خود پہ ہنسی، بھیگی سی ہنسی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر چہرے پر پھسلتا گیا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر ایک بات طے تھی، اسے اب اس کے کسی آنسو کا اعتبار نہیں رہا تھا۔ اس کی خاموشی پہ وہ خود سے کہنے لگا، میرا نام میری جان کارلوس عرف مایاوتی ہے۔ میرین کے نام سے میرا بپتسمہ ہوا تھا۔ یہ نام مجھے میرے باپ جان کارلوس نے دیا تھا، اور مایاوتی میری ہندوستانی ماں نے۔ ہندوستانیوں میں فرنگیوں کی ہندوستانی عورتوں سے اولادوں کے دو نام ہوتے تھے۔ میری ماں کارلوس کی بیوی نہیں تھی، وہ صرف اس کی بیوی تھی۔ کارلوس میرا باپ نہیں ہے، یہ کارلوس کو بہت دیر سے علم ہوا۔ میری ماں اپنے حقوق کے لیے ساری عمر کارلوس کی منت کرتی رہی کہ وہ اس سے شادی کر لے، انگریز سرکار کی عدالت میں، مگر کارلوس نے ایسا نہ کیا۔ پھر جب اس کی پوسٹنگ واپس برطانیہ ہوئی تو وہ مجھے ساتھ لے گیا۔ میری ماں پیچھے روتی رہی، بلکتی رہی، پھر ایڑیاں رگڑ کر مر گئی۔ اسے جگر کا سرطان تھا۔ اس نے پیچھے سے کارلوس کو بتھیرے خط لکھے، مگر وہ واپس نہ آیا، نہ اس نے میری ماں کے حوالے مجھے کیا۔ حالانکہ فرنگیوں کے حرم میں داخل ہونے والی ہر بیوی کی طرح میری ماں بھی جانتی تھی کہ اس کی اولاد کبھی اس کی نہیں رہے گی، مگر اس وقت دولت کی ہوس میں وہ اتنی اندھی تھی کہ اس نے یہ نظر انداز کر دیا تھا۔ جب کارلوس واپس نہ آیا تو اس نے ایک آخری خط لکھا، جس میں بہت سی گالیوں کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ میں کارلوس کی اولاد نہیں ہوں، بلکہ اس کے ایک فرنگی دوست کی اولاد ہوں جو اکثر ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ اس خط کے پہنچنے کے تیسرے روز میری ماں مر گئی۔ تب میں 9 برس کی تھی۔ جب کارلوس کو یہ علم ہوا کہ اس نے مجھے ایک بوجھ کی طرح پالا، وہ مجھے دن رات میری ماں کے تانے دیتا، مگر کبھی کبھی اسے لگتا کہ میری ماں نے آخری وقت میں یہ جھوٹ اس لیے بولا کہ وہ تنگ آ کر مجھے ہندوستان واپس اس کو دے آئے۔ مگر پھر جب میرے نین نقوش دیکھتا تو اسے لگتا ہے کہ میں اس کی بیٹی نہیں ہوں، اس لیے تو میں بوجھ تھی، بہت بڑا بوجھ۔ وہ مجھے بورڈنگ میں داخل کرا کے دوبارہ ہندوستان چلا گیا۔ سال میں ایک آدھ بار جانے کس جذبے کے تحت ملنے آتا، میں کبھی نہ جان سکی۔ میں یتیموں کی طرح بڑی ہوتی گئی، نہ پڑھائی میں اچھی تھی، نہ کھیل کود میں میری معمولی سے ذرا اچھی شکل تھی۔ میں غریب لڑکی تھی، یہاں تک کہ وہ دن آن پہنچا جب میری سر ایڈمنڈ سے پہلی ملاقات ہوئی۔ وہ اتنا کہہ کر چپ ہوئی۔ نارنجی بادل شام کی گہری نیلاہٹ میں بکھرتے جا رہے تھے۔ اس کے لبوں پہ مغموم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ یہاں نہیں تھی، وہ کہیں بہت دور، بہت پیچھے تھی، کھوئی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک منظر جھلملا رہا تھا۔ اسکول کی ایک راہداری میں سے گزرتا وہ کوٹ اور ہیٹ میں ملبوس ادھیڑ عمر شخص جو ساتھی ٹیچر سے مصروف انداز میں بات کرتا ایک دم راہداری کے سرے پر ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ سر ایڈمنڈ تھیٹر کے بہت بڑے اداکار و ہدایت کار تھے۔ ان کی میرے اسکول کے ایک استاد سے دوستی تھی۔ اس
से किसी काम के सिलसिले में वो स्कूल आए तो राहदारी में से गुजरते हुए उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी। मैं दूसरी तरफ सीढ़ियों पे बैठी अपने खरगोश से बातें कर रही थी। कभी बिल्ली की आवाज़ निकालती, कभी शेर की, कभी हाथी तो कभी तोते की, कभी मम्मी बनकर डांटती, कभी डैडी बनकर बहलाती, तो कभी सिठियाई हुई बूढ़ी लैंड लेडी बनकर किराया मांगती। मैं खरगोश से आदतन खेल रही थी। वो भला कहाँ समझता था, मगर सर एडमिन ने समझ लिया। वो लपक कर मेरे पास आए, मुझसे पूछने लगे मैंने ये फ़न कहाँ से सीखा। मैं डर गई। मैंने कहा मैं नहीं जानती। उन्होंने मुझसे मेरे माँ बाप के मुतालिक सवालात किए तो मैंने बहुत महारत से पे दर पे झूठ बोले। वो सुनकर समझ कर चले गए और बाद में मेरे कागजात निकलवाए तो तमाम मालूमात इसके बरक्स निकली। वो वापस मेरे पास आए, गुस्सा करने नहीं बल्कि ये बताने कि मैं एक दिन थिएटर और फिल्म की एक बहुत बड़ी अदाकारा बनूंगी। और यकीन मानो मैंने इनका एतबार नहीं किया। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मुझे थिएटर में कभी चांस चाहिए तो इनके पास आ जाऊँ। मैंने इनका पता लिया। इस वक्त मैं 4वें बरस में थी। मुझे मालूम था मैं इनके पास कभी नहीं जाऊँगी। वो रुक कर हौले से हंसी, फीकी मातम कुना सी हंसी। सूरज जब डूब रहा था, सुर्खी माल रोशनी में बदल देख सकता था कि इसकी आंखों के गोशे अभी तक भीगे थे। और वो पूरे 2 बरस बाद मैं थिएटर के बाहर खड़ी थी। मुझे स्कूल से खारिज कर दिया गया था। मेरे पास खाने को फूटी कौड़ी ना थी। तब मैंने पहली दफ़ा चोरी की ये मोती चुराए। फिर भी कुछ हाथ ना आए। मैं सर एडमिंड के थिएटर चली गई थी। वहाँ किसी ने मुझे दाखिल ना होने दिया। वहाँ मालूम हुआ कि सर एडमिंड को तो मरे 1.5 साल हो चुका है। मैंने कई महीने थिएटरों और स्टूडियो के चक्कर लगाए मगर वहाँ कोई मुझे अंदर दाखिल तक ना होने देता था। कार्लोस कभी वापस आया ही नहीं। मैं छोटी मोटी चोरियाँ करके गुजारा करती। फिर एक रोज़ मुझे एडगर मिला, लुई एडगर। वो फ्रांसीसी माँ का बेटा था। थिएटर का बहुत बड़ा नाम। मैं रोज़ इसको देखती थी। फिर एक दिन मैं इसके घर तक इसका पीछा किया और रात देर तक इंतजार कर रही। फिर जब चौकीदार इधर उधर हुआ तो मैं दीवार फांद कर अंदर चली गई। वो सोते हुए लुई की गर्दन पर चाकू रखकर इसे उठाया। वो बहुत बड़ा अदाकार था, बिल्कुल न घबराया, पुरसकून सा मुझे देखने लगा। इसने मुझसे पूछा मुझे क्या चाहिए। मैंने कहा वो मुझे अपने साथ ड्रामे में रोल दिलवाए। लुई ने हामी भर ली और एक रुक्का मुझे दिया। इसे लेकर कल स्टूडियो आ जाओ। मैं खुशी खुशी चली गई और अगले रोज़ स्टूडियो आ गई। मगर रुके के बावजूद जब 2 दिन तक किसी ने मुझे दाखिल ना होने दिया तो मुझे एहसास हुआ कि लुई ने मुझे महज बहलावा देकर जान छुड़ाई थी। अगली रात फिर मैं उसके घर चली गई। इस दफ़ा मैंने इसे ना जगाया बल्कि इसकी कीमती हीरे की घड़ी जो मैंने पहले भी इसके घर देखी थी उठा ली और इसकी जगह वही रुक्का रख दिया। वो घड़ी लुई की इस महबूबा ने दी थी। वो इसका दीवाना था। वो पागलों की तरह मुझे ढूंढता रहा। इसे वो घड़ी वापस चाहिए थी। इसने पुलिस को ना बताया। वो जानता था कि मैं अदाकारी की दीवानी इसकी घड़ी तबाह कर दूंगी। हफ्ते बाद मैं थिएटर गई, घड़ी लुई को लौटा दी। इस रोज़ मुझे अपना पहला किरदार मिल गया। बादल से आ पड़ गए। नीले आसमान पर तारे जगमगाने लगे। शाम बस ढलने को थी। मैं चंद बरसों में लंदन के थिएटर की कामयाब अदाकारों में से एक हो गई। मैंने बहुत से किरदार किए। एथेंस की जादूगरनी का किरदार, पागल औरत का किरदार, मैंने कौन सा किरदार नहीं किया। हर किरदार में खुद को ढाला। यहाँ तक कि 3 वर्ष पहले जब मैंने एक इतालवी शहजादी का किरदार किया तो नाटक देखने वालों में खड़े होकर तालियां बजाई और जॉन कार्लोस भी था। इसने मुझे पहचान लिया। मैं तो खैर इसे बरसों से पहचानती थी। वो खेल के बाद मुझसे मिला मगर मैंने इससे रुखाई बरती। वो मायूस सा चला गया, जाने वो किस रिश्ते के तहत आया था। फिर वो अक्सर चला आता, मैं इसके साथ बेरुखी बरती मगर वो बुरा ना था। इसने मुझे अपना पता दे रखा था मगर मैं कभी इससे मिलने नहीं गई। मुझे जॉन कार्लोस से ज़रा भी दिलचस्पी ना थी। वो याद करके बोल रही थी। बहुत सी उदास उलझी यादों के सिरे एक दूसरे में फंसे थे। वो जैसे ठहर ठहर कर इन्हें सुलझा रही थी। मैं जब किरदार करते करते थक गई तो सोचती रही कि कभी तो एक दिन ऐसा आएगा जब मैं कोई ऐसा किरदार करूँगी जो सदियों तक अमर हो जाएगा। वो किरदार स्टेज पर नहीं, आम इंसानों के बीच परफॉर्म करूँगी। इसकी दाद देने वाले, इसको सराहने वाले, इसको तालियां बजाने वाले इर्द गिर्द के लोग नहीं होंगे। मैं बरसों इस किरदार की तलाश में रही। फिर एक शाम कार्लोस ने मुझे वो किरदार दिखाई दिया। तब मेरी समझ में आया वो क्यों मेरे पास पलट पलट कर आता है। इसे तलाश थी एक ऐसी चीज़ की जिसके बारे में जानने वाली हिंदुस्तानी नस्लें कब की मर खप गई थी। मगर वो बरसों से हिंदुस्तान में आ रहा था। इसे यहाँ के बहुत से गैर सरकारी राजों का पता था। जाने कहाँ से इसके हाथ एक खत का आधा टुकड़ा लगा था जिसमें माहे मलका का जिक्र था और जो चांद से ज़्यादा खूबसूरत है इसका जिक्र था। मगर वो खत किसने किसको लिखा था ये जानता ना था। ना सुराग और सानी इसकी तबीयत में थी। इस खत में महाराजा बलदेव सिंह का जिक्र था जिसने माहे मलका को गाँव के पुराने कब्रिस्तान में एक लकड़ी की छोटी सी नांद में कोयलों के बीच
रख कर दफन किया था। महाराजा बलदेव सिंह कौन था वो नहीं जानता था, और ना मैं तो तब ये भी ना जानती थी कि माहे मलका क्या है। मैंने झट कार्लोस को इनकार कर दिया। मैं हिंदुस्तान जाकर इन फजूल किस्से कहानियों के पीछे ख्वार नहीं हो सकती। वो चाहता था मैं इसकी मदद करूं, मगर मैंने तवज्जो नहीं दी। यहाँ तक कि कई महीने गुजर गए और जब मेरे कैरियर पर बुरा वक्त आने लगा, पैसे की तंगी हुई और किरदारों की कमी, तो मैंने कार्लोस की मदद करने की हामी भर ली, इस शर्त पर कि माहे मलका में आधा मेरा हिस्सा होगा। 2 वर्ष मैंने ब्रिटिश लाइब्रेरी और बाद में हिंदुस्तान आकर यहाँ की लाइब्रेरियों और कागजात खंगालने में गुजारे। शायद 2 वर्ष से भी ज़्यादा गुजर गए हो। मैं खोजती रही, सर खपाती रही, और फिर मुझे इल्म हुआ कि महाराजा बलदेव को मरे अरसा बीत चुका है। वो 18वीं सदी के वस्त में दुश्मनों के हाथों मारा गया। इसका ताल्लुक बेली राजपूत नामी गाँव से था, जो अब एक मुख्तलिफ सरकारी नाम से मौजूद है। मैंने और कार्लोस ने महाराजा बलदेव सिंह के जानशीनों को खोजने में अरसा गुजारा, यहाँ तक कि हमें शेखर मिल गया। ठाकुर शेखर आज भी बेली के दूसरे लोगों की तरह माहे मलका के वजूद से लाइल्म था। वो इसे एक फर्जी दास्तान गर्दानता था। वो फर्जी दास्तान ही माया बदर कह उठा। माहे मलका एक मिथ है, एक फर्जी लेजेंड, इसका कोई वजूद नहीं। महाराजा बलदेव सिंह को की पगड़ी में जो हीरा जड़ा था वो एक आम सा हीरा था, इसमें कोई खास बात ना थी। बाद में लोगों ने इसे माहे मलका का नाम देकर इससे कहानियाँ मंसूब कर डाली। वो कर्ब से मुस्कुराई, काश के ऐसा होता। फिर अंदर कमरे में चली आई। दीवार पे वो 2 कद आदम तस्वीरें आवेजा थी। वो बूढ़ा महाराजा बहुत तमकीन से सामने देख रहा था। इसकी पगड़ी में बड़ा सा हीरा जड़ा था जिससे शुआएं फूट रही थी। नीचे कोने में लिखा था, शबीह हकीकी महाराजा बलदेव सिंह। काश ऐसा होता तुम जैसे कह रहे हो, हिंदुस्तानी नेज़ाबाज, मगर ऐसा नहीं है। माहे मलका के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं नहीं जानती थी कि ये महाराजा बलदेव सिंह के पास कैसे आया, मगर शायद तुमने आंध्र प्रदेश के गार से निकलने वाले इस दूसरे हीरे के मुतालिक सुना होगा जिसे दुनिया कोहे नूर के नाम से जानती है, जो कभी मुगलों के पास रहा तो कभी रंजीत सिंह के पास, और जब कंपनी बहादुर ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया तो ये हीरा मलका आलिया के ताज की जीनत बना। इसी गार से निकलने वाला दूसरा हीरा माहे मलका महाराजा बलदेव सिंह की मलकियत में आया। मैंने तुमसे कहा था ना मुझे शेकर में वो नज़र आया था जिसकी कीमत तुम एक बुलंदो बाला 4 दीवारी को हीरो और जवाहरात से भरकर भी पूरी नहीं कर सकते। कदीम किताबों में लिखा था, अगर कोई तनुमंद आदमी अपने चारों तरफ चार पत्थर फेंके और रियाजी की किसी तस्वीर की तरह इन चारों कोनों को मिला दे तो इस किते को हीरे जवाहरात से भर दे, तब भी वो कोहिनूर की कीमत पूरी नहीं कर सकते। और आंध्र प्रदेश के गार से निकलने वाले पत्थरों पे वो कर्ज है जिसके बायस कार्लोस को मेरी मदद लेनी पड़ी। जानते हो कोहिनूर बरतानिया के शाही ख़ानदानों की औरतों को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि मुक़द्दस किताबों में दर्ज है कि कोहिनूर को सिर्फ औरतें पहन सकती हैं, या भगवान ये मर्दों के लिए मुनासिब नहीं होता, वो इसे तबाह कर देता है। इसके ट्विन डायमंड माहे मलका ने महाराजा बलदेव को इतना तबाह किया कि जब वो दुश्मन की यलगार से घबरा कर भागा तो इस मनहूस हीरे को कब्रिस्तान में दफन करके भागा। हीरे महज पत्थर होते हैं लेडी शेखर, वो अजनबी से बोला। महाराजा पे बुरा वक्त इसकी हरकतों और गद्दारों के बाइस आया। मैं मुसलमान हूँ, हम पत्थरों की करामात को मानते हैं, ना पत्थर के बुतों को। मगर माहे मलका की दास्तान वो फर्जी कहानी है जो बेली के हर बच्चे को बचपन से ही सुनाई जाती है ताकि वो अपने गांव पर फख्र कर सके और बड़ा होकर इसको इल्म होता कि वो ये हीरा तो महज एक आम सा हीरा था जो जाने कहाँ खो गया, किसी को इल्म नहीं। ऐसा नहीं है बदर, वो मुजहिमल लहजे में बोली। ये महाराजा का खौफ था जिसने इसे ऐसी कहानियाँ आम करने पर मजबूर किया। मगर जब बेली की रियासत के इस कस्बे से निकलकर वो वहाँ से हज़ारों मील दूर कस्मा पुरसी कालम में एक कुटिया में मरा तो इसकी बीवी ने अपनी मौत से कबल अपने बेटे को ख़त लिखा जो बेली में ग़ुलाम बना लिया गया था, वो माहे मलका को कब्रिस्तान से निकाल ले। इसके बेटों ने बाद में बगावत की और रियासत वापस हथिया ली, मगर वो ख़त इन तक ना पहुंच सका। कई साल बाद वो ख़त जान कार्लोस के हाथ लगा और वहाँ से कार्लोस ने एक मंसूबा बनाया, माहे मलका के हसूल का ऐसा बेजोल मंसूबा जिसके ज़रिए हम दोनों दुनिया के सबसे अमीर कबीर लोग बन सकते थे। आंसू इसी तरह बेआवाज़ इसके गालों पर लड़क रहे थे। शेखर और मैं इंग्लिस्तान में शादी नहीं की थी, हम इंग्लिस्तान में कभी मिले ही नहीं थे। हमारी मुलाकात दिल्ली में हुई। मैं बतौर एक फ़रंगी शहज़ादी इस दावत में गई थी जो कंपनी के एक अफसर ने अपने बंगले पर मुनक़द कर रखी थी, और भला मुझे बतौर शहज़ादी मुतारिफ़ करवाने वाला वो फ़रंगी अफसर कौन हो सकता है सिवाय कार्लोस के। इसे जब से इल्म हुआ था कि शेखर का ताल्लुक महाराजा बलदेव सिंह के ख़ानदान से, इसने इससे ऐसी शनासाई पैदा कर ली थी। शेखर से मेरा तारुफ भी इसी ने कराया। शेखर बुरा आदमी नहीं था, वो बस कदरे अयाश था, मगर मैंने इसे कभी जज नहीं किया। मुझे याद है इस रोज़ मुझसे बहुत देर तक बातें करता रहा था। मैं मैरीन कार्लोस उर्फ मायावती से इसके लिए महज मैरीन फर्नांडिस उर्फ माया फर्नांडिस बना दी गई।
फर्नांडिस इस बरतानवी शहजादी का आखिरी नाम था जो कुछ अर्सा कबल रूपोश हो गई थी, गालिबन किसी के साथ भाग गई थी। मैं वही शहजादी बनकर शेखर से मिली। मेरी अदाकारी और इस कौल के बाद जो मैंने खुद पर चढ़ा रखा था वो बहुत जल्द चार और शादीचित हो गया। हम दोनों ने कलकत्ता जाकर शादी की। इसने दुनिया वालों के सामने ये जाहिर किया कि हमारी शादी इंग्लिस्तान में हुई थी। कार्लोस बतौर हमारे फैमिली फ्रेंड शेखर के आसपास ही रहता। हमारा मंसूबा शेखर के जरिए मगर इसे आगाह किए बगैर माह मलका हासिल करके इंग्लिस्तान वापस जाना था। सो जब वो मुझे बेली लाया तो मैं हर रात इसे नींद का शरबत देकर वो स्याह चोगा पहनकर कब्रिस्तान चली जाती और एक एक जगह खोदती। वो स्याह चोगा मैं खुद को अंधेरे में गुम करने को पहनती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि बेली के दवाओं पर लोग मुझे भूत समझने लगे। सो जब भी कोई कब्रिस्तान के करीब से गुजरता तो मैं अजीब और गरीब आवाज़ें निकालती। नतीजतन लोगों ने कब्रिस्तान के नज़दीक आना भी छोड़ दिया और इस खुदाई के लिए मुझे यही चीज़ दरकार थी। लोग डरने लगे, तरह तरह की बातें बनाने लगे, यहाँ तक कि शेखर के कानों में भी ये बात पड़ गई। ये इसकी मौत से चंद दिन पहले की बात है। एक रोज़ वो घर आया तो चुपचाप था। मैंने पूछा मगर इसने जवाब ना दिया। मैं इस वक्त तो जान ना सकी, मगर बाद में मुझे इल्म हुआ कि इसे किसी ने बता दिया कि ये जो शहजादी इसकी बीवी है वो जान कार्लोस की बेटी और लंदन के थिएटर में काम करने वाली एक अदाकारा है। इसने मुझसे कुछ नहीं कहा। इसने कार्लोस को ख़त लिखा कि वो इससे मिले। जिस दिन मुलाकात तय हुई इसने मुझे एक सरकारी काम से अमृतसर भेज दिया। मैं चली गई और पीछे वो कार्लोस शाम में मिले। ये इसकी मौत से एक दिन पहले की बात है। रूपा ने इसे इस रोज़ कच्चे रास्ते पे देखा था। वो कच्चे रास्ते से होकर जंगल तक गया था। इसने कार्लोस से कहा कि वो मुझे तलाक दे दे और ये कि मैं इसे सब कुछ बता चुकी हूँ। कार्लोस के बारे में भी। कार्लोस पूछ बैठा और शेखर जैसे ज़हीन आदमी ने सारी कड़ियाँ मिला ली। यकीनन माह मलका पुराने कब्रिस्तान में दफन था, तभी तो वो चोगा पोश इधर उधर फिरता था। इसने घर जाकर मेरा सामान तलाशा तो चोगा इसे मिल गया। अगली सुबह वो कार्लोस से कब्रिस्तान में मिला और इसे सारा मंसूबा खोलकर बता दिया। कार्लोस चकरा कर रह गया। वो जैसे थक कर खामोश हो गई और कुर्सी की पुश्त से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। शेखर को लालच ने घेर लिया। इसने कार्लोस से माह मलका में अपना हिस्सा मांगा। दोनों का झगड़ा हुआ और शेखर जब बकता झकता वापस घर आया तो कार्लोस ने बड़ी महारत से इसे कत्ल कर दिया। दो चीज़ें हमारे मंसूबे का हिस्सा नहीं थी, एक शेखर का कत्ल और एक बद्र गाजान। वो आंखें बंद किया ऐसा ऐसा बोलती जा रही थी। रात ढल चुकी थी, आसमान तारों से चमकने लगा। 2 रोज़ कबल ही कार्लोस ने अपना तबादला मंसूबे के मुताबिक इस इलाके में कराया था। शेखर का कत्ल हुआ और मुझे इल्म तक ना हो सका। जब मैं वापस आई तो इसकी चिता जलाई जा चुकी थी। मुझे रात भूतों पे शक गुजरा, मगर इनके खिलाफ गांव में खबरें मैंने शक के बाइस नहीं फैलाई थी। वो तो हमारे मंसूबे का हिस्सा था। मुझे अपने हवाले से ठाकुरों को इतना बदनाम करना था कि वो मुझे रोक ही ना सके। आखिर एक रोज़ तो मुझे माह मलका लेकर वापस इंग्लिस्तान भाग जाना था। सो एक तरफ तो मैंने ठाकुरों को बदनाम किया और दूसरी तरफ खुद से हर मुमकिन शक हटाने के लिए खुद ही इस भूत का सुराग लगाने की ठानी। नौकरों के सामने, तुम्हारे सामने, हर किसी के सामने खुद को इस भूत की सबसे बड़ी दुश्मन साबित किया। मगर फिर मंगल सिंह का कत्ल हो गया। वो मुझे देख चुका था और मैं मुतमईन थी कि वो जल्द ही मर जाएगा, मगर अगली सुबह रूपा ने यह बताकर मेरे होश उड़ा दिए कि वो भूत का जिक्र तुमसे कर चुका है। मेरे दिल में चोर था, सो मैंने रूपा पर जाहिर किया कि मुझे तुम पर शक है और वो यकीन कर बैठी। मुझे मालूम था अगर कोई भूत का सुराग लगाने निकले तो ये खबर इसके कानों तक ज़रूर पहुंचेगी कि बद्र गाजान ही वो भूत है। रूपा के पेट में बात कहाँ रहती थी, लेकिन बेचैनी के मंगल सिंह ने तुम्हें क्या बताया था। मुझे तुम्हारे पास खींच लाई। तुम्हारा रवैया मुबहिम था, मैं अंदाज़ा न कर सकी कि तुम क्या जानते हो, मगर इस रोज़ मैंने तुम्हारा एतमाद लेने के लिए तुम्हें गोपाल वाला किस्सा बताया। इसके अपने कमरे में आने से मुझे यही डर था कि वो मेरा चोगा ना देख ले, जो इस वक्त तक पलंग की पायती के साथ पड़ा था। तब मुझे शेखर बहुत याद आया। वो मेरे लिए एक ऐसी ढाल था जिसकी ओट में मैं अपना काम बआसानी से कर सकती थी। मैंने तुमसे काली चादर वाले शख्स के मुतालिक झूठ बोला था ताकि तुम मुझे कुछ तो बताओ, और जब तुमने शेखर का नाम लिया था तो एक लम्हे को तो मैं चकरा कर रह गई थी। मुझे लगा वाकई ही जिंदा है। मैं कुछ दिन मुतज़ब्ज़ब रही कि मामला क्या है और खुशगुमान भी कि चलो वो जिंदा है। ठाकुरों को भी खूब जताया, मगर जब अकल से काम लिया और सोचा कि आखिर मंगल सिंह ने इसका नाम क्यों लिया होगा तो ख्याल आया कि यकीनन शेखर की मेम साहब कहना चाह रहा होगा। तब मैं फिर से तजब्जुब में पड़ गई। मुझे डर था कि अगर तुम ज़रा सा भी दिमाग इस्तेमाल करोगे तो जान जाओगे। सो मुझे तुम्हारी तवज्जो किसी और तरफ मबजूल कराना थी। इत्तफाक है इसी रोज़ मुझे तुम्हारे और शेखर के एक तनाज़ा का इल्म हुआ।
पहले तो मैं हैरान हुई और मुझे ये पहले पता क्यों नहीं चला, और मुझे खेलने को एक और पत्ता मिल गया। मैं इसको चीज़ को बुनियाद बनाकर तुम पर मुकदमा करने वाली थी कि मैंने जोगी शेखर का नाम सुना। मेरा काम और आसान हो गया, और सिर्फ मैं तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर सकती थी कि वो शेखर वही जोगी है, बल्कि तुम्हें कुछ अरसे के लिए कहीं और मसरूफ़ भी कर सकती थी। नादिर शाह को थाने में देख और पहचान कर मुझे अंदाज़ा हो गया कि बेली के डाकुओं को कोई क्यों नहीं पकड़ता। तब मुझे पहली दफ़ा शेखर की मौत का मुअम्मा हल होता नजर आया। मुझे शक गुजरा कि तुम ही लोगों ने इसे मारा है, सो मैंने पर्चा कटवा दिया। मगर जब मैंने खोजी को तुम्हारा खुरा दिखाया तो उसने तस्दीक की कि ये खुरा नहीं है, वो शेखर के साथ कब्रिस्तान से मिला था। तो तुम बेकसूर लगे। मैं माहे मलका ढूंढने के साथ साथ शेखर के कातिल को भी ढूंढ रही थी, और मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। यहाँ मैंने पूरा कब्रिस्तान खोद डाला मगर मुझे वो ना मिला। तब मुझे अपनी 2.5 बरस की रियासत रायगा जाती दिखाई दी। दूसरी जानिब तुम हाथ धोकर भूत के पीछे पड़ गए थे। मैंने एक और पत्ता खेला, तुम्हारे नाम कब्रिस्तान में रात ठहरने का रुका लिखकर रूपा को दे दिया। मुझे इल्म था कि वो गोपाल को दिखाएगी, और गोपाल अपनी फितरत के बाइस मेरा पीछा करता कब्रिस्तान तक जाएगा, और तुम्हें यकीन हो जाएगा कि भूत गोपाल है। और ऐसा ही हुआ, मगर गोपाल की बुज़दिली ने सारा मामला ख़राब कर दिया। दूसरी जानिब कार्लोस मेरे और तुम्हारे ताल्लुक से बेजार था। वो समझ रहा था कि मैं काम पर तवज्जो नहीं दे रही और तुम्हारे साथ इश्क भगा रही हूँ। हम अक्सर जंगल में मिलते थे। वो मुझे बार बार धमकी देता कि बेली राजपूतों की मलका यानी माह मलका इसे ना मिली तो वो मुझे भी पुराने कब्रिस्तान में दफन कर देगा, और यकीन करो बदर वो ऐसा ही करेगा। मैं अपने तय पूरी कोशिश कर रही थी, मगर इस रोज़ तो मुझे ताश के पत्तों का घर ज़मीन पर आन गिरा जब खोजी ने मुझे वो खुरा दिखा दिया जो शेखर के साथ मिला था। और जब मैंने इस खुरे के आगे चलते कार्लोस को देखा तो ज़मीन आसमान में निगाहों के सामने घूमने लगे। क्या मेरे साथ भी कोई गेम हो रहा है, मैं ये सोचती थी। और इस रात जब वो खबीस बूढ़ा कब्रिस्तान आया तो मुझे यकीन हो गया कि मेरे साथ डबल क्रॉस कर रहा है। कब्रिस्तान का मामला मुझे संभालना था, मगर वो खुद भी चुपके माहे मलका ढूंढने आ जाता था। मैं जानती थी कि अगर इसे बेली की मलका मिली तो वो इसे खुद लेकर भाग जाएगा मुझे छोड़कर, और अगर हीरा पहले मुझे मिला तो वो शायद मुझे मारकर इसे ले जाए। इस शख्स का लालच कभी ख़त्म नहीं हो सकता, मैं जानती हूँ। सिर्फ इसका क्यों माया सदमहरी से वो इसे देख रहा था। तुम्हारा लालच भी तो इसमें शामिल था। शेखर का कत्ल तुम लोगों ने इसीलिए तो किया था। बदर इसे जैसे धक्का लगा था। ऐसे मत कहो, मैं कभी नहीं चाहती थी कि शेखर कत्ल हो। वो तो बहुत अगर ऐसा है तो तुम कार्लोस के खिलाफ रपट क्यों नहीं कराती। वो तेज़ी से बोला। मैंने इसे धमकी दी थी जब इसने जंगल में मुझे ये बताया कि मगर तुम जानते हो मैंने तुम्हारे लिए, मगर इसकी हर दलील ज़ाया हो जा रही थी। वो कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया माया, एकदम से ज़ोर से चिल्लाया। तुमने सब अपने लिए किया है। मेरी माँ ठीक कहती थी, तुम फरंगी होते ही चोर गासिब और लुटेरे हो। नहीं बदर, वो उठकर इसके सामने और वो बेकरारी से इसके बाजू को पकड़कर इसका रुख अपने सामने किया। ऐसे तो मत जज करो मुझे। तुम मुझे यूं किस तरह से जज कर सकते हो। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। मैंने तो तुमसे कुछ नहीं छुपाया। तुमने ये सब तब बताया जब मैं खुद ही जान गया और तुम वो भूत हो, वो जहर खंदा हुआ। मगर इससे ज़्यादा तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। मैंने तुम्हें माहे मलका के बारे में खुद बताया है, और ना कभी बताती तो तुम क्या कर लेते। मुझे तो माहे मलका मिल गया। कल रात तुम्हारे कुत्ते ने मुझे वो ढूंढ कर दिया, और वो कब्रिस्तान के बाहर दफन था। बल्कि दफन तो कब्रिस्तान के अहाते में ही था, मगर ये 4 दीवारी तो चंद बरस पहले इधर बनी है। ऐसे कि वो मदफन नान फाटक के करीब ही बाहर की तरफ था। शेरू इस जगह को खोदना चाह रहा था। मैंने इसे मारना नहीं चाहती थी, मगर जब इसने मुझ पर हमला कर दिया तो हाँ, मुझे इसे मारना ही पड़ा। फिर वो जगह खोदी और नान निकाल कर मुझे तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुननी। वो तल्ख हुआ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, तुम एक चोर हो, फरंगी हो, तो क्या तुम नहीं हो? हाँ, तुम डाकू नहीं हो। वो तिल मिलाकर बोली। अगर मैं राहज़नी की वारदात करता हूँ तो सिर्फ किस मुक़द्दस किताब में लिखा है बदर काज़ान के बगावत में डाके डालना जायज़ होता है? हाँ, किधर लिखा है? चोरी तो बस चोरी होती है। मैं चोर हूँ तो तुम क्या हो? मगर मैंने तुम्हें कभी इस तरह से जज नहीं किया। तुम्हारी हर दलील बेकार है माया। मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपना ये नापाक वजूद लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। ये कहकर जाने लगा। वो तेज़ी से इसके सामने हाई हुई। नहीं बदर, माया ने इसे कोहनी से पकड़कर रोका। तुम यूँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज़्यादा, और तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो ना। मैं माहे मलका कार्लोस को दे दूँगी और इसे नहीं रखूँगी। क्या हम दोनों एक हो सकते हैं?